हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 6th क्लास का जो 4th चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है इतिहास के अंदर। एनसीईआरटी बुक्स के जो हमारी एक स्टडी चली हुई है, एक सीरीज चली, उसके माध्यम से आज हम 6th क्लास के 4th चैप्टर का अध्ययन जो है उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके अंतर्गत हम जानेंगे इमाम गांव के एक वशिष्ठ व्यक्ति की कब्र, यानी इमाम गांव की कहानी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इमाम गांव कैसा गांव था, किस प्रकार से यहाँ पर जो कब्र होते थे वो कब्रें किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो आज उसी के बारे में हमारा अध्ययन होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानचित्र 2 में पृष्ठ नंबर 13 पर इमाम गांव को खोजिए, यानी वहाँ पर पेज नंबर 13 पर क्या दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, वहाँ पर इमाम गांव दिया हुआ है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर एक जगह है। कौन सी नदी पर? भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पर बसा हुआ है ये इमाम गांव। इस जगह पर 3600 से लेकर के 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, यानी जो बुजुर्ग लोग हो जाते थे उनको गड्ढों में, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको गड्ढों में सीधा लिटा दिया जाता था और फिर उनको दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था, यानी कई बार घर के अंदर ही मृतक व्यक्ति को दफना दिया जाता था। इमाम गांव की कहानी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बर्तन जिनमें शायद वो खाना खाते थे या पानी पीते हों, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। यानी जिस व्यक्ति को दफन किया जा रहा था कब्र के अंदर, वो व्यक्ति जिन जिन अपने वस्त्रों का, जिन जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया करता था, उन बर्तनों को उसकी मृत्यु होने पर उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, यानी एक व्यक्ति जो हम जान रहे हैं एक वशिष्ठ व्यक्ति की कब्र, तो एक व्यक्ति था, उसको 5 कमरों वाला जो उसका मकान था उसके आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़ा संदूक था, उसके अंदर दफनाया गया था। मिट्टी के एक बड़े संदूक के अंदर उस व्यक्ति को दफनाया गया था। 4 पैरों वाली संदूक कितनी बड़ी थी? 4 पैरों वाली बड़ी संदूक, उसके अंदर उसको दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा हुआ ये मकान था भाई। ये मकान कहाँ पर था? बस्ती के बीच में। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक हुआ करता था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, यानी कि इंसान बहुत लंबा था। और लंबा इंसान था तो उससे ये क्या दर्शाता है, यानी ताकतवर व्यक्ति था। और ताकतवर व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था, तो इट मीन्स वो सरदार रहा होगा। देखिए, उस समय के जो कंकाल हैं, कंकालों के अध्ययन से हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि कंकाल का आकार छोटा है तो वो बच्चे का कंकाल हो सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता है। कंकाल लड़के का है या लड़की का है, इसको पहचान पाना मुश्किल होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या किसी स्त्री का था? इसकी पहचान करना थोड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है, चलिए उसका पता लगाते हैं। देखिए, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले जो सामान था, सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि स्त्रियों को जब दफन किया जाता था तो उसके श्रृंगार की जो वस्तुएं होती थी, आभूषण गहने, वो उनके साथ दफन कर दिए जाते थे। तो कई बार महिला उस कंकाल को क्या मान लिया जाता था, जिसके आसपास गहने मिले हों तो उस कंकाल को महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसा समझने में कई समस्याएं हैं, क्योंकि उस समय गहने पुरुष भी पहनते थे, आभूषण तो इंसान भी, पुरुष भी पहनते थे। तो फिर ऐसे में ये कैसे पता लगाया जा सकता है, कैसे पहचान हो सकती है कि कंकाल जो है ये स्त्री का है या पुरुष का है? तो कंकाल का लिंग पहचानने का एक और तरीका था। वो क्या था? हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। महिलाएं क्या करती हैं? बच्चों को जन्म देती हैं। इसलिए उनका जो कटी प्रदेश है, कटी प्रदेश मतलब जो हिप वाला एरिया है,
वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उनको बच्चों को जन्म देना होता है। इसलिए उनका जो हिप एरिया होता है, जो हिप होते हैं, जो कूल्हे वाला जो एरिया होता है, जो अपना जो वेस्ट डाउन जो पार्ट होता है, कमरबंद से नीचे का जो पार्ट होता है, वो महिलाओं का पार्ट बड़ा होता है, क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं। ये समझ जो है कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये जो अपने कटिबंध से नीचे का जो आधार है, जो हिस्सा है, ये चौड़ा होने का जो आधार है, ये जो प्रमाण है, ये आधुनिक प्रमाण के आधार पर इस बात की जो है जांच की जाती है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यानी चरक के माने तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 360 हड्डियाँ। लेकिन आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की बात माने तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, जो कि 206 हड्डियों से चरक वाली बात बहुत ज़्यादा आगे है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों, जो दांत की हड्डियां होती हैं, उनको जोड़ों के जो कार्टिलेज होते हैं, उन सभी को जोड़कर इनकी संख्या बताई है। संभवतः ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इमाम गांव की जो कहानी चल रही है हमारी, इमाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। देखिए, इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। क्या क्या मिले हैं? चावल मिले हैं, गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर और इन तिल के बीज मिले हैं। यानी इन फसलों की वो पैदावार करते होंगे, इन फसलों को बोते होंगे। कई जानवरों की भी हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। जानवरों की हड्डियाँ मिलने का संकेत है कि ये लोग शिकारी जीवन भी जीते थे। कई हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये लोग इन जानवरों को खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खर्रा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ भी यहाँ से एकत्रित की जाती थी। यानी ये लोग पशुपालक भी थे, खाद्य संग्राहक भी थे, यानी सभी तरह का ये लोग जीवन जीते थे। यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते थे इमाम गांव के अंदर। यदि इमाम गांव के प्रमाण के आधार पर देखें तो उनके काम धंधों की सूची बनाई, यानी लोग कैसे कैसे यहाँ पर रहते थे। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर पशुपालक लोग भी थे, कृषि करने वाले लोग भी थे, यहाँ पर वनों में रहने वाली प्रजातियाँ भी थी। तो यहाँ पर देखिए, एक अन्यत्र की कहानी दी हुई है। अन्यत्र में क्या है? चीन को देखो, आपके मानचित्र में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। कहाँ के? चीन की कला के। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये लेखन कला किस पर मिली है? जानवरों की हड्डियों पर। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता है। इनको भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता थी कि ये हड्डियाँ जो है भविष्य बताते हैं। राजा लोग जो लिपिकार होते थे, उनसे इन हड्डियों पर लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या लिखवाते थे? कौन से? क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यानी उन हड्डियों पर ये लेख लिखने के बाद क्या किया जाता था? उन हड्डियों को आग में जलाया जाता था। आग में जलाने के बाद ये हड्डियां चटक जाती थी और इनमें दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश किया करते थे। जैसा कि शायद तुम भी सोच रही होंगे कि ये भविष्य वक्ता जो हैं, इनकी भविष्यवाणियाँ गलत भी रही होंगी। तो फिर क्या हुआ होगा? राजा लोग इनको सजा भी देते होंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहा करते थे। यानी उस समय के जो राजा हैं, ये महलों के अंदर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे।
लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना अभी तक नहीं जानते थे। लोहे का प्रयोग किस युग में आएगा? आपका वैदिक युग के अंदर आएगा। अभी कौन सा चल रहा है? अभी आपका हड़प्पा कालीन जो युग है वो चल रहा है। वेदों की अभी यहाँ पर रचनाओं के बारे में हमने सोचा है कि, लेकिन जब पूरी तरह से वैदिक संस्कृति आ जाएगी, जहाँ पर वेदांग वगैरह, पुराण वगैरह, इनके जो अंग वगैरह वो बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो हैं जो आपकी वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3000 वर्ष पहले के इमाम गांव में रहते हो, कल्पना कीजिए, और पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा। यानी वहाँ पर भोजन भी तैयार किया जाता था। यहाँ पर कुछ उपयोगी वर्ड दिए हुए हैं। उपयोगी वर्ड के अंदर जैसे हमने वेदों के बारे में जाना, वेद क्या हैं? वेद सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है जो अच्छी बातें कही गई वो। फिर प्रार्थनाएं जो ऋग्वेद के अंदर जो अपने देवता हैं उनके जो स्तुति के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए जो लिखी गई हैं, ये वो उनको प्रार्थनाएं बोला गया। उस समय की भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, इन सभी को हमने इस चैप्टर के अंदर जाना है। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।